गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप यू आर वेल एंड टेकिंग द एंजॉयबल स्टडी. First, I want to introduce myself. I am Mayank Nirupal Singh. I am posted as a Gazetted Officer in Technical Education. आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का पहला लेक्चर लेने जा रहा हूँ, लेकिन लेक्चर लेने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कृपया कॉपी और पेन संग लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ उसमें एक एक डेरिवेशंस होगा, न्यूमेरिकल्स होगा और एक एक थ्योरी मैं बताऊँगा आपको. बस लिखते जाइए संग की संग. आपको कोई भी दोबारा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. आज मैं शुरू करना है वेव मोशन, तरंग गति. यार क्या हो गया? तरंग गति, वेव मोशन, वेव मोशन. ठीक है. देखिए तरंग क्या होती है. देखिए तरंग गति से पहले हमें तरंग मालूम होनी चाहिए कि वेव क्या होती है. व्हाट इज द वेव? ठीक है. वेव तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है. क्या है? विक्षोभ है, जो बिना अपना रूप परिवर्तित करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक स्थान से आगे बढ़ता जाता है. तरंग किसी माध्यम उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है, जो बिना अपना रूप परिवर्तित करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ता जाता है. ठीक है, समझ में आ गया? वेव मोशन पहले से पढ़ने से पहले वेव तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है, जो बिना अपना रूप परिवर्तित करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक बढ़ता जाता है. ठीक है. अब देखिए वेव्स हो गया. वेव के बाद आगे मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल यांत्रिक तरंगें. वेव इसको बोलते हैं यांत्रिक तरंगें. यांत्रिक तरंगें. वे तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है? यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं. ठीक है. वे तरंगे जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है? यांत्रिक तरंगे कहलाती है. ठीक है. माध्यम मीडियम, दैट तरंगे विच रिक्वायर्ड द मीडियम इज नोन एज द मैकेनिकल वेव्स. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स से पहले हम ये देख लेते हैं कि मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं. देखिए मीडियम मालूम है ना आपको, सॉलिड, गैस और लिक्विड. ठोस, द्रव और गैस. ठोस, गैस, द्रव. ठीक है. यानी मीडियम कौन से होगा इसके? ठोस, द्रव, गैस. यानी इन मीडियम में वह फ्लो होती हैं. ठीक है. अब देखिए जैसे आप पत्थर का टुकड़ा लीजिए कोई, है ना, उसको पानी में फेंकिए. पानी फेंकिए तो एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, गोलाकार विक्षोभ उत्पन्न होता है. उत्पन्न होते हुए इस तरीके से चारों तरफ फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है और वो कहाँ तक पहुँच जाता है? किनारे तक पहुँच जाता है. कहाँ तक पहुँच जाता है? किनारे तक पहुँच जाता है. तो वो क्या एक मीडियम ही तो है उसमें. जो वो आगे पढ़ेंगे हम कौन सी तरंगें हैं उसमें क्या है, लेकिन ये मैकेनिकल वेव से आगे बढ़ती जाती है. ठीक है. तो मीडियम उसमें क्या होगा उस वक्त? कौन सा मीडियम होगा उसमें? लिक्विड. ठीक है. अब दूसरी में इसी में बता दूं, यांत्रिक तरंगें तो हो गई. अब यांत्रिक तरंगें के लिए द्रव यानी लिक्विड, गैस और सॉलिड, तीनों चीज़ों की आवश्यकता. तीनों में से कोई सी भी एक मीडियम हो. लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? उसमें क्या होता है? निर्वात यानी वैक्यूम स्टेट में. यानी देयर इज नॉट नीडेड ऑफ द एनी मीडियम. यानी कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है. ठीक है. वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा? ठीक है. कोई मीडियम के यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. आपने देखा होगा कि निर्वात में आती है ना विद्युत चुंबकीय तरंगें, निर्वात में तो होती है, वैक्यूम में
अब देखिए, अब मैकेनिकल, देयर आर टू टाइप्स, दो तरीके की है, आर टू टाइप्स, पहला अनुप्रस्थ तरंगें, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। वेग तरंगे, समझ लो, देखो अनुप्रस्थ वेग तरंगे जिनके माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत, यानी कि माध्यम के कण संचरण की दिशा, यानी कि जो तरंग फ्लो हो रही है इस तरीके से हो रही है, ठीक है, लेकिन उसके कण कैसे होते हैं, लंबवत हो जाते हैं। कैसे लंबवत, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। संचरण की दिशा के लंबवत, यानी संचरण जो चल रहा है उसके दिशा के लंबवत, तो क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। लिख लो, वे तरंगे जिनके माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं या कंपन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है, ठीक है। लिख लीजिए, वे तरंगे जिनके माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं क्या कहलाती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने देखा एक सिरे से आपने रस्सी बांध दी, ठीक है, कोई भी एक सॉलिड है, डंडी है किसी, और पानी में एक रस्सी बांध दी आपने, ठीक है। दूसरे सिरे से आप इस तरीके से यूँ घुमा रहे हो, यूँ घुमा रहे हो, ठीक है। तो रस्सी तो ऊपर नीचे हो रही है नहीं हो रही, रस्सी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन उसके साथ उसके कण जो वाइब्रेट पार्टिकल्स है वो कैसे जा रहे हैं, वो भी परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, कैसे जा रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो वो कौन सी हो गई, अनुप्रस्थ तरंगे। समझ में आ गया। यदि हम जल में एक सिरे पर कहीं पर कोई रस्सी बांध देते हैं और उसको दूसरे सिरे से उसको हिलाते हैं ऊपर नीचे, तो क्या होगा, उसमें जो कण उत्पन्न होंगे कैसे होंगे, बताइए। अभी मैंने बोला था ना, परपेंडिकुलर। चलिए दूसरा, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंगे देखिए, वे तरंगे जिनके माध्यम के कण संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या, वे तरंगे जिनके माध्यम के कण संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। आपने स्प्रिंग ली आपने, माना स्प्रिंग है आपके पास, स्प्रिंग को एक सिरे से आपने बांध दिया, अब मैं इसको ये माना स्प्रिंग एक सिरे से पकड़ के दूसरे सिरे पे यूँ खींच रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखोगे स्पीड जहाँ खींच कैसे रही है, क्योंकि एक सिरे से दूसरे सिरे पे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वाइब्रेट कहाँ हो रहे हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे पर आगे बढ़ते जा रहे हैं कंपन, तो वो क्या हो रहा है, इसके समांतर ही तो जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, समांतर, ठीक है। ठीक है, जिस समांतर कंपन करेंगे, माना स्प्रिंग है, आप उसको पकड़ खींच रहे हो तो एक समांतर कंपन करेंगे, ठीक है। अब जहाँ पर स्प्रिंग का पास में होगा, कैसे होंगे, तो अब देखोगे जहाँ पर सर्किल पास में होंगे, स्प्रिंग होते सर्किल बनते हैं, जहाँ सर्किल पास में होंगे वहाँ क्या है, उसको क्या कहेंगे, संपीड़न कहेंगे। माना सर्किल यहाँ पे पास में है, ठीक है, इसको संपीड़न कहेंगे, ठीक है, ठीक है।
इसके बाद क्या होगा, जहाँ दूर होंगे उसको बेलन, बेलन। इसके बाद नेक्स्ट पे संपीड़न, फिर बेलन, ठीक है, संपीड़न बेलन। अब इसी प्रकार से देखिए अनुप्रस्थ तरंगों में भी क्या था, तरंग चली, तो चलो उसको मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगा। चलो इतना आ गया, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे समझ में आ गई, ठीक है। दृष्टक में तरंगे लक्ष्य। अब समझ लीजिए थोड़ा आयाम, आयाम कैसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड। देखिए आप इसी को समझ लो, पहले इसको समझ लीजिए, तरंग को समझ लीजिए, ठीक है। तरंग यहाँ स्टार्टिंग से वाइब्रेट कर रही है, एक सर्किल यहाँ लगा लिया, दूसरा सर्किल यहाँ लगा लिया, ठीक है। कोई भी पिंड या कण अपनी साम्य स्थिति से जितना दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उसका आयाम कहलाता है। यानी कि कोई भी पिंड, माना कोई पिंड यहाँ पर है, ठीक है, अपनी साम्य स्थिति, उसकी साम्य स्थिति यही तो है। अब यहाँ से जितना भी अधिक से अधिक विस्थापित होगा ऊपर या नीचे, तो वो क्या कहलाएगा, उसका आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है, कोई भी पिंड अपनी साम्य स्थिति से दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। जी आयाम हो गया यहाँ पर ए, ठीक है, यहाँ इसका आयाम ए हो गया। ठीक है, इतना आ गया। आयाम हो गया। अब देखिए आवर्तकाल, टाइम पीरियड, इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। कोई भी पिंड को एक चक्कर लगाने में, यानी एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। किसी पिंड को अपना एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहलाता है। माना यहाँ से स्टार्टिंग की थी उसने, है ना, यहाँ से यहाँ तक जाते जाते यहाँ तक आया, आ रही तो वो चक्कर है, तो ये T/2, ठीक है, क्या हुआ, T/2 हुआ। अब यहाँ से फिर ये चला, ठीक है। अब ये पूरा T/2 प्लस T/2 कितना हो गया, T, यानी पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लग गया इसको, T, यानी एक चक्कर में लगाने में लगा समय क्या कहलाता है, उसका आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई भी पिंड एक सेकंड में जितने कंपन करता है वो क्या कहलाता है, उसकी आवृत्ति कहलाती है। लिख लीजिए, कोई भी पिंड एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसकी वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। अब देखिए तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य जिसको बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ देखिए, इसके जो ऊपर अधिकतम विस्तार, जब ऊपर जाती तरंग तो इसको बोलते हैं सुरंग, क्रेस्ट, क्रेस्ट, ठीक है। और नीचे जाती इसको बोलते हैं गर्त,
फिर ऊपर गई जिस रंग, फिर नीचे गई गर्त। किन्हीं भी दो सुरंगों के बीच की दूरी यानी क्रेस्ट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो सुरंग या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब इसके बाद ले लीजिए रिलेशन बिटवीन बी एंड लैम्डा, यानी कि वेलोसिटी और वेवलेंथ पे, यानी कि वेलोसिटी और वेवलेंथ में क्या संबंध होता है। ठीक है, संबंध निकाल ले। माना कोई तरंग या पिंड t सेकंड में दूरी तय करती है बराबर लैम्डा। देखो शुरू में लैंग्वेज तो लिखी लोगे, माना कोई पिंड है जो b वेग से गतिमान है और t समय में वो लैम्डा दूरी तय करता है। ठीक है, लिख लीजिए इतना। इसके बाद देखिए, माना कोई पिंड t सेकंड में दूरी तय करता है लैम्डा, तो एक सेकंड में t सेकंड में दूरी की तय की लैम्डा, एक सेकंड में कितनी करी? लैम्डा अपॉन t। एक सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल, वेलोसिटी। तो चूंकि एक सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं ना, वेलोसिटी। तो b बराबर क्या हो गया? लैम्डा अपॉन t। और f t बराबर जानते हो आप क्या होता है? 1/n। रख दीजिए t की जगह, b बराबर लैम्डा अपॉन 1/n। n ऊपर गया तो क्या आ गया? b बराबर n लैम्डा। ठीक है, इतना आ गया। उतार लो। नेक्स्ट अब देखते हैं स्पीड, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो मैकेनिकल वेव्स होती है सॉलिड में चलती हैं, लिक्विड में चलती हैं, गैस में चलती हैं, तो इसकी स्पीड क्या है? अलग अलग उसमें मीडियम, अलग अलग मीडियम में कौन कौन सी स्पीड रहती है और किस किस चीज़ का इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखिए वीडियो चल रहा है ना? हाँ, देखिए अनुप्रस्थ तरंगों के अंदर, अनुप्रस्थ तरंगों में हम इसकी स्पीड देखते हैं। ठीक है बेटा, अनुप्रस्थ तरंगों में केवल सॉलिड में चलती हैं। किस में चलती हैं? सॉलिड में। किस में चलती हैं? सॉलिड में, है ना। अब सॉलिड में क्या होता है? माना किसी दृढ़ पिंड का, सॉलिड पिंड का दृढ़ता गुणांक ईटा है। ठीक है, एक
ठीक है, दृढ़ता गुणांक ईटा है और उस पिंड का घनत्व d है, देन वेलोसिटी देख लीजिए b बराबर अंडर रूट के ईटा अपॉन डी। सपोज द रिजिड कोफिशिएंट ऑफ एनी सॉलिड इज ईटा and density of its is d, then the velocity of its b बराबर अंडर रूट के ईटा अपॉन डी। समझ में आ गया इतना? जी उसमें हो गया सॉलिड में, ठीक है। अब इसी में यदि वो दे दे आपके पास, यदि एक डोरी है, ठीक है, उस पर टेंशन, सेकंड देख लीजिए, सेकंड इसी में दे रहा हूँ, यदि एक डोरी है उस पर तनाव कार्य करने वाला टेंशन, तनाव क्या है, T है, और उस डोरी पे लटके हुए द्रव्यमान का पिंड का द्रव्यमान m है, तो क्या हो जाएगा b बराबर अंडर रूट के T। ये केवल न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा बेटा, ठीक है, फॉर्मूले जिस केवल न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा, ठीक है। माना कोई L लंबाई की डोरी, ठीक है, जिस पर m द्रव्यमान का कोई पिंड लटका हुआ है और उस पर कार्य करने वाला तनाव T है, तो क्या होगा b बराबर अंडर रूट के T अपॉन m। अब देखिए मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यही तो होता है। वॉल्यूम क्या हो गया, b बराबर डोरी का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और माना लंबाई मैंने एकांक मान ली, यूनिट मान ली, तो क्या पाई आर स्क्वायर इंटू 1 और डी तो 1, डी तो डी, तो बी बराबर क्या हो गया अंडर रूट के टी अपॉन पाई आर स्क्वायर और ए डी, ठीक है। जे अनप्रस्थ तरंगों के लिए एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, रिले कि न्यूमेरिकल्स में। अब देखिए अनप्रस्थ हो गया, अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए, है ना। अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो तीनों में, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में गति करती हैं। किस में करती हैं, तीनों में, ठोस, द्रव और गैस में, ठीक है। तो सॉलिड के लिए देख लीजिए इसका फॉर्मूला, माना किसी दृढ़ पिंड का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y है और उसका घनत्व क्या है, d है, तो b बराबर अंडर रूट के y अपॉन डी, ठीक है। अब लिक्विड में देख लीजिए, द्रव, माना किसी पिंड का वो सॉरी लिक्विड चल रहा ना, माना किसी लिक्विड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बीटा है और उसका घनत्व d है, तो v बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के बीटा अपॉन डी, ठीक है। अब गैस में देख लीजिए, गैस स्टेट में क्या होती है, बीटा इक्वल किसके बराबर हो जाता है, समतापी प्रत्यास्थता गुणांक के, ठीक है। तो b बराबर अंडर रूट के p अपॉन डी, ठीक है, समतापी दाब प्रसार गुणांक, ठीक है, समतापी दाब प्रसार गुणांक के बराबर हो जाता है, जिसके कारण b इक्वल टू p हो जाता है और ये d, ठीक है। अब एक्चुअली क्या जो गैस का है वो न्यूटन्स के अनुसार है, किसके अनुसार है, न्यूटन्स के अनुसार। लाप्लास महोदय ने इसको संशोधित किया। लाप्लास महोदय ने, आपने पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट वाला चैप्टर, गामा वाला क्या होता है, CP अपॉन CV होता है, ठीक है। उन्होंने कहा, न्यूटन महोदय ने कहा था कि गैस के अंतर्गत क्या होता है, उसके ताप में परिवर्तन नहीं होता है। गैस में जब मोशन होता है अणुओं के बीच में तो उसके ताप में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन लाप्लास महोदय ने बताया
कि गैस के अणुओं में जब मोशन होता है तो ताप में उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन वो ताप में परिवर्तन इतनी तेजी के साथ होता है कि वो उस निकाय से ना तो बाहर जा सकते हैं, ना बाहर की ऊर्जा अंदर आ पाती है। इसलिए वो लगता है कांस्टेंट है, लेकिन उसके ताप में परिवर्तन होता है। जब संपीड़न होता है तो ऊष्मा क्या होता है, उत्सर्जित होती है। यानी कि भाई यानी मोशन, यानी आपने देखा होगा गैस के अणु जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, उसमें ऊर्जा उत्सर्जित होगी, लेकिन जैसे दूर जाएंगे ऊष्मा लोप होगी। जहाँ संपीड़न होगा ऊष्मा उत्सर्जित होगी, विलयन होगा ऊष्मा लोप होगा। ठीक है, तो यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है उनके अकॉर्डिंग, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ता क्योंकि बहुत तेजी के साथ होता है। इसलिए उन्होंने B बराबर जो फॉर्मूला यूज किया, गामा P अपॉन डी, अंडरवुड के B बराबर गामा P अपॉन डी। समझ में आ गया था? चलिए नेक्स्ट देख लें। चाल पर दाब, आर्द्रता, ताप, वायु की दिशा आवृत्ति पर प्रभाव का प्रभाव। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर्स, डायरेक्शंस ऑफ द एयर, फ्रीक्वेंसी ऑन द वेलोसिटी। ठीक है, पहले देखते हैं दाब के अनुसार। दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव क्या पड़ता है चाल के ऊपर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है? ठीक है, देखिए आप B बराबर क्या है, ये तो जानती हो ना, गामा P अपॉन डी, यही तो होता है। ठीक है, अब PV बराबर क्या होता है, RT, और P गैस का इक्वेशंस होता है ना, जानते हो ना, PV बराबर RT, पढ़ा होगा आपने, 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT पढ़ के आ रहे हो ना, बता देना, नहीं तो केमिस्ट्री का भी एक बैच शुरू कर दूंगा ऑनलाइन। PV बराबर RT। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी, और जे RT, तो P अपॉन D बराबर RT अपॉन M, यही तो हो गया। अब देखिए इसको क्या मान लूं मैं, कांस्टेंट मान लूं, तो P अपॉन D बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके P के मान में, अब देखिए इधर देखो, यदि P के मान में चेंजिंग हो रही है तो D के मान में भी चेंजिंग होगी। क्या हो रहा है, P, क्योंकि P अपॉन D वाला कांस्टेंट है, P के मान में यदि चेंजिंग होगी तो D के मान में भी चेंजिंग होगी। क्या हो रही है, D के मान में भी चेंजिंग होगी। तो इसलिए यदि P के मान में चेंजिंग करेंगे तो D के मान में भी चेंजिंग होगी। तो इसलिए जब दोनों में चेंज होगी तो जो परिवर्तन होगा वो ना के बराबर होगा। तो वी कैन से, यानी कि प्रेशर का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, दाब हो गया। अब आर्द्रता का प्रभाव, चलिए पहले टेम्परेचर का प्रभाव देख लेते हैं। ताप का प्रभाव,
ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए बी बराबर, ये तो जानती हो पी, इसको हटा दूँ, पी बराबर आर टी होता है, तो बी बराबर क्या हो गया, आर टी अपॉन पी बराबर रख दो वैल्यू आर टी अपॉन बी, जो वॉल्यूम है ये चाल है, ठीक है। बी बराबर गामा आर टी अपॉन बी, ठीक है, ये वॉल्यूम। अब देखिए चाल किसके, जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रही है, ये देखिए ये वॉल्यूम है बी और जे क्या, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, लेकिन जे क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। बी किसके प्रोपोर्शनली है, टेम्परेचर के, यानी कि यदि टेम्परेचर के मान में वृद्धि होगी तो उसकी चाल में भी वृद्धि होगी। समझ में आ गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, यानी ताप में क्या होगा, टेम्परेचर में वृद्धि तो उसके स्पीड में वृद्धि, ठीक है। ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता का प्रभाव। अब आर्द्रता का देखें, आपको मालूम होना चाहिए कि आर्द्र वायु यानी जिसमें नमी होती, आर्द्र वायु का घनत्व जो डेंसिटी होती है वो शुष्क वायु की अपेक्षा कम होती है। तो बी वाला क्या होता है, गामा पी अपॉन डी। जब इसका घनत्व कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जब जे कम होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी चाल बढ़ जाएगी। जे कम है तो बढ़ जाएगी, जे अधिक है तो जे कम हो जाएगी। तो यानी कि आर्द्र वायु का घनत्व उससे कम होता है, इसलिए जे चाल इसकी अधिक होती है आर्द्र वायु का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वायु की दिशा। वायु की दिशा में तो आप जानते हो, यदि वायु इसी दिशा में जा रही है और इसी दिशा में आप भाग रहे हो तो पीछे से तो ऐसी धक्का दे रही है आपको, तो जिस दिशा में वायु जा रही है उसी दिशा में भाग रहे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी का प्रभाव। फ्रीक्वेंसी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता चाल पर, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ऑप्शन में दिया जाता है कि इनमें से किस पर चाल पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आप लोग इसको वीडियो देखिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को, अब मैं कंटिन्यूटी बनाए रखूंगा पूरे, आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो तो अवश्य मिलेगा आपको, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा प्रत्येक वीडियो में एक चैप्टर पूरा खत्म कराने की, और एक दिन चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट दिन न्यूमेरिकल होंगे। आप लोग न्यूमेरिकल लिखिएगा और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पे चाहो तो ऐड भी हो जाइए फिजिक्स का ग्रुप बना के, और मेरे को क्वेश्चंस दीजिए, मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी कराऊंगा, और जो भी न्यूमेरिकल होगा वो मैं आपको इस पर कराऊंगा, ठीक है। और जो कोई भी डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको प्रत्येक टॉपिक के वीडियो आपको मिलेंगे। आप लोग चाहोगे तो मैं केमिस्ट्री भी शुरू करा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।